चाइल्ड whose parents are died, ऐसा कोई बच्चा जिनके जो माँ बाप हैं वो नहीं रहते। मैंने ये क्यों लगाया, ये मूवी ना आप घर में चला दो सारे लोग रो पड़ते हैं, ये वो वाली मूवी है ना। और मम्मी पापा देख ले तो बच्चों को बड़े घूर घूर के देखते हैं, अरे तू दे पता नहीं रोटी देगा या नहीं देगा, तू ये यही करने वाला है तू। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सलमान खान होता है ये होता है ऑर्फन और रहता है ऑर्फनेज में, आप रहता है ये ऑर्फनेज। तो माय वर्ड इज ऑर्फनेज टू टीच यू। So what is the meaning of the orphanage? The meaning of orphanage is अनाथालय। आलय होता है बेटा घर, ठीक है। तो ऐसा घर जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं, that is called orphanage, that is called orphanage। तो यहाँ पर क्या है, इसके बच्चे तो इनको क्या करते हैं, इनको कहते हैं मम्मी आप हमारे पास रहो और पापा आप हमारे पास रहो। उसके बाद में जो कहानी स्टार्ट होती है वो वाकई में दिल छू जाती है, that is called heart touching story। What do we call that? Heart touching story। So बेटा इनको रख, फिर ये आता है और इन दोनों को अपने साथ लेता है कि मम्मी पापा तुम्हारा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या होता है, उसमें ऑर्फन होता है, ठीक है बेटा। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अगली बात करते हैं बेटा, ऑर्फनेज। हैव यू अंडरस्टूड वेयर ऑर्फन्स आर केप्ट, जहां पर ऑर्फन्स को रखा जाता है। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो बेटा ऑर्फनेज क्या होता है, ऑर्फनेज होता है, यू कैन राइट डाउन द स्पेलिंग बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि अभी आपने सुना होगा ना, many children have become orphan due to corona because their parents have died। उनके जो पेरेंट्स उनको क्या, उनकी मृत्यु हो गई है, किसके अंदर भाई, कोरोना के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं। ना द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट देम, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको सपोर्ट करेंगे। इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज बीन टोल्ड टू टेक केयर ऑफ देम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला स्पेशली गवर्नमेंट भाई तुम इनका ख्याल रखो। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी। तो ऑर्फन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑर्फन्स? ऑर्फन्स आर द पीपल, ऑर्फन्स आर द चिल्ड्रन दोज पेरेंट्स हैव डाइड। और उन्हें रखा कहां पर जाता है बेटा, ऑर्फनेज के अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा होगा जो यहाँ नहीं घूमना चाहेगा। पर बेटा बड़ा लाइफ इज लाइक अ कैफेटेरिया, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन, बट यू विल हैव टू पे फॉर दैट। बेटा वहां से तुम केक रखा है, केक ले सकते हो, पेस्ट्री रखी ले सकते हो, वहां पर कुछ भी एक्सपेंसिव चीज रखी है आप उसको ले सकते हो, बट यू विल हैव टू पे फॉर दैट। सेम थिंग हैपेंस विद द लाइफ आल्सो। इसमें जो तुम पाना चाहते हो डिसाइड कर लो, मुझे यहाँ जाना है, पर बेटा यू विल हैव टू पे फॉर दैट। उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, पहले लेबर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर एक बड़ी सी जॉब लगेगी या बिजनेस करोगे, देन यू विल बी गो देयर। बट मेरा पॉइंट ये नहीं है, ये तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए था। माय पॉइंट इज डिफरेंट। मेरा पॉइंट ये है कि एक दौर था लोग जाते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने के लिए, और लोग न्यूयॉर्क जाते थे, ओके न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख ले, हम लोग थक चुके हैं, हर जगह पर बिल्डिंग है। आजकल लोग जाते हैं ऐसे शांत प्लेसेस पे जो शहर से बाहर होती हैं, जो शहर से बिल्कुल एकांत में होते हैं, वहां पर घूमने जाते हैं। आजकल तुम देखो कितने लोग जाने लगे हैं मसूरी, कितने लोग शिमला घूम के आने लगे। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द रिचनेस ऑफ नेचर। नेचर की रिचनेस को क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। सो इसको बोलते हैं बेटा हिंटरलैंड्स। व्हाट डू वी कॉल दिस? हिंटरलैंड्स। अब देखो बेटा हिंटरलैंड्स क्या होता है। हिंटरलैंड्स आप दो तरह से कह सकते हो, शहर के बाहर का एरिया या फिर पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया भी आपको बोल सकते हो हिंटरलैंड। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप लिखें अ रिमोट एरिया फ्रॉम द सिटी, अ रिमोट एरिया फ्रॉम द सिटी। सिटी से थोड़ा जो दूर का एरिया होता है दैट इज कॉल्ड हिंटरलैंड, उसको हिंटरलैंड बोला जाता है। ओके जी, नेक्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज दिस। देखो टूरिज्म कैन गो एनीवेयर। टूरिज्म, टूरिस्ट होना चाहिए, देख लेते हैं टूरिस्ट होना चाहिए। टूरिस्ट कैन गो एनीवेयर वेयर देयर इज नॉट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट दैट कैन नॉट कंट्रोल इट्स हिंटरलैंड। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, हिंटरलैंड का मैंने क्या बताया, शहर के दूर का हिस्सा। अगर तुम इसको समझ पाए तो यहां पर देखना 139 terrorists have been killed till August by Indian Army. Many of them have been encountered within the hinterland of state. आई कुछ बात समझ में? भारतीय आर्मी ने 139 टेररिस्ट को मार गिराया है। थे कहाँ वो थे भाई कश्मीर से, जो मेन सिटी से जंगलों का जो एरिया है वहां पर उनको मारा गया है। Have you understood the point? चलो बहुत अच्छी बात है। These are the hinterlands. ये क्या है, आप इनको hinterlands, hinterland of KPCL, मतलब जस्ट तुम्हें समझाने के लिए है
कि शहर से दूर का हिस्सा, व्हाट डू वी कॉल दैट, हिंटरलैंड। चलो जी, उसके बाद देखते हैं। अब देखो इसने क्या किया, ये जंगल में खड़ा है, इसने किया हाय, इसने कर दिया लैंड। कहां पर किया इसने, लैंड, इसने लैंड कर दिया भाई हिंटरलैंड के अंदर। ये नेमोनिक्स है बेटा, नेमोनिक्स अभी तुम समझ जाओगे, अभी मैं प्रेजेंटेशन के बाद में बता दूं थोड़ा तुम्हें, ठीक है। तो नेमोनिक्स में क्या, इसने किया हाई और इसने कर दिया लैंड। कहां पर, हिंटरलैंड पर, मतलब कि स्टेट के बाहरी हिस्से में इसने लैंड कर दिया। हैव यू अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द नेमोनिक्स ऑफ दिस, हाई और उसने कर दिया लैंड। कहां पर लैंड किया, हिंटरलैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिंटरलैंड, द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड इज द आउटस्कर्ट्स और a place which is located far from the city, जो सिटी से कहां पर हो, थोड़ा दूर स्थित हो, that is called hinterland, और hinterlands भी आप उनको बोल सकते हो। Let's see, I think it is not supporting, that is called, next is testimonial। अच्छा testimonial होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सर ने यहाँ पर ये लगाया, अब तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया, कोर्स पूरा होने के बाद में तुम अपने कैमरे के सामने पूरा एक्सपीरियंस बोल रहे हो, बता रहे हो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ओके, व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट सर्स टीचिंग, सर की टीचर की सुंदरता क्या है, तो वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो होगी आपकी गवाही। एक तरह से गवाही तो थोड़ा बड़ा वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेस्टिमोनियल, द मीनिंग ऑफ द टेस्टिमोनियल होता है रिटन और स्पोकन रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सेलिब्रिटी और सेटिस्फाइड कस्टमर अफर्मिंग द परफॉर्मेंस। आर यू गेटिंग अप द पॉइंट? भाई तुमने डब वाली देखी, डब वाली ऐड, डब वाली ऐड में दिखाते हैं वो जो औरतें होती हैं वो सेलिब्रिटीज नहीं है, वो नॉर्मल लोग हैं, तो क्या कहती हैं, मैंने एक तरफ क्या लगाया, मैंने एक नॉर्मल सोप लगाया और दूसरी तरफ मैंने लगाया डब, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो ये टेस्टिमोनियल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेटिस्फाइड कस्टमर, तो आप सर के सेटिस्फाइड कस्टमर हो जाते हो, उसके बाद में तुम रिटन या स्पोकन में सर को रिकमेंड करते हो, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यहाँ पर देख लेते हैं, a thing that is given or done to show admiration for somebody or to thank somebody. He attended a testimonial dinner in his honor, or he attended, ठीक है, you need to understand। भाई सर ने किया बहुत अच्छा करने के बाद में एक कंपटीशन करा दिया गया कि किसके इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे निकले, तो सर के इंस्टीट्यूट से निकले, तो उन सारे लोगों ने मिलकर सर को एक सर्टिफिकेट दे दिया था, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फरीदाबाद। तो देखो अब वो भी तो एक टेस्टिमोनियल है या नहीं है? अरे वो भी तो एक टेस्टिमोनियल है। यहाँ पर लिखा था है रिटन और स्पोकन रिकमेंडेशन। तुमने दुकान पर जाते हो, दुकान पर तुम लिखा क्या देखते हो, बेस्ट सेलर्स ऑफ एलजी प्रोडक्ट्स इन फरीदाबाद। क्या है वो, बोलो, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो टेस्टिमोनियल। वो भी तो एक टेस्टिमोनियल है। तो बात समझ में आ गई, टेस्टिमोनियल किसको कहते हैं? अरे स्कूल से तुम पार्टिसिपेट करते हो किसी एक्टिविटी के अंदर, व्हाट डू वी कॉल दैट? टेस्टिमोनियल है वो भी भाई, वो गवाही तो एक तरह से तुम वहां पर इस चीज में पार्टिसिपेट किया तुमने। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा, इसलिए देखो मैं बता रहा हूँ। ही अटेंडेड अ टेस्टिमोनियल डिनर इन हिज ओनर, मतलब सर ने क्या किया या किसी ने भी क्या किया, एक अवार्ड वगैरह जीत लिया। अब वहां पर क्या है, सर ने क्या किया, एक डिनर दिया, उस डिनर में मैं भी गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, I attended a testimonial dinner in his honor, मतलब उसके सम्मान में मैंने क्या किया, वो डिनर को बुलाया था मुझे। Got it? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, टेस्टिमोनियल मैच। ये काफी यूज हो सकता है अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज करोगे। फ्रेंडली मैच खेले जाते हैं, तुमने भी सुना होगा ना, फ्रेंडली मैच खेला गया कैंसर पेशेंट्स को देने के लिए। अच्छा, सुनामी में लोग बहुत तबाह हुए थे, श्रीलंका में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो तब भी एक टेस्टिमोनियल मैच खेला गया था। क्यों खेला गया था? ताकि जो दर्शकों से पैसा आएगा, जो व्यूवर्स से पैसा आएगा। अच्छा, दर्शकों को और क्या बोलते हैं बताओ जरा? ऑडियंस, ठीक है, स्पेक्टेटर्स भी बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो उनको क्या बोलते हैं? ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स। ओके, तो वहां जो सारा पैसा आता है वो किसी फ्रेंडली उसमें दे दिया जाएगा ताकि उनका भला हो सके। तो इस तरह के मैचेस जो खेले जाते हैं चैरिटी के लिए, व्हाट डू वी कॉल देम? दे आर कॉल्ड टेस्टिमोनियल मैचेस। व्हाट डू वी कॉल देम? टेस्टिमोनियल मैचेस। बातें समझ में आ रही है तुम्हें, नहीं आ रही? ओके, टेस्टिमोनियल के बाद देखते हैं, दीज आर द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स। वो थोड़ा एग्जांपल से मैं तुम्हें, ये तुम्हें देखोगे दुकानों के ऊपर बहुत लगे हुए, वहां पर लगे रहते हैं ना, वी आर द बेस्ट सेलर्स ऑफ वीवो, वी आर द बेस्ट सेलर्स ऑफ एलजी, सैमसंग, तो वो सारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं। आई थिंक यू हैव रिटन। और यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। टेस्टिमोनियल्स क्या हो गए?
हमारे सर्टिफिकेट्स या बोल के बताए गए। टेस्टिमोनियल मैच क्या होता है? आई थिंक यू अंडरस्टूड, चैरिटी का जो मैच होता है दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल एडवर्टीजमेंट। जो डब वाली एड है ना वो टेस्टिमोनियल एडवर्टीजमेंट है, तो उसमें सेलिब्रिटीज यूज नहीं कर रहे वो। हैव यू अंडरस्टूड? सो टेस्टिमोनियल एडवर्टीजमेंट, टेस्टिमोनियल प्रोपेगेंडा, इसको छोड़ देते हैं अभी। टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखा चुका हूं, व्हाट आर द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स। आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड नाउ, अब तुम्हें समझ में आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट दीज आर द, चलो इनको बाद में समझ में मदद मिलेगी, तो अभी एक बार पिक्चर को हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है? लेट्स गो। दिस इज कॉल्ड जिम्नेजियम। एक्चुअल में ये जो जिम शब्द तुम देखते हो ना, ये जिम्नेजियम का शॉर्ट फॉर्म। ओके, अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होता है, ओके, जिम्नेजियम। जिम्नेजियम में जिम ही होता है। देखो यही वर्ड पढ़ा है तुमने आज तक, JYM। एक्चुअल में इट इज कॉल्ड जिम्नेजियम। व्हाट डू वी कॉल दिस? जिम्नेजियम। हैव यू रिटन द स्पेलिंग? ओके बेटा, ये तो बताना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, उसी से वर्ड बने अलग अलग, अगर तुम समझना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड जिम्नास्ट, दैट इज कॉल्ड जिम्नास्ट, जिम्नास्टिक्स। तो ये तो जिम्नास्ट है, ये जिम्नास्टिक्स कर रहा है, ओके। जिम्नास्टिक एक नाउन भी होता है, और द जिम्नास्टिक, अब तुम बात को कुछ ऐसे समझना, जिम्नास्टिक और डिस्प्ले ऑफ डांस, द जिम्नास्टिक डिस्प्ले ऑफ डांस। अरे तुम देखते हो रियलिटी शो, उसके अंदर कितना जबरदस्त वो डांस कर रहे होते हैं, कितना फ्लेक्सिबल मूव्स कर रहे होते हैं। वो ऑर्डिनरी डांस नहीं है, वो कैसा डांस है? द जिम्नास्टिक डिस्प्ले ऑफ डांस। वो डांस का कैसा डिस्प्ले है? जिम्नास्टिक, मतलब बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, बड़े फ्लेक्सिबल वे में वो डांस कर रहे होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो वहां से वर्ड निकला है जिम्नास्टिक। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जिम्नास्ट क्या होता है? जिम्नास्ट करने वाला। जिम्नास्टिक्स क्या है? इस गेम का नाम है जिम्नास्टिक्स, और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। द जिम्नास्टिक डिस्प्ले ऑफ डांस। डांस का कैसा डिस्प्ले? जो बड़ा लचीला था, जिसमें बहुत सारे मूव्स इंक्लूड किए गए थे। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो इस बच्ची ने लिखी एक बुक। अब बुक लिखने के बाद ना जो पहली बुक लिखेगी तो ऐसा नहीं कंप्यूटर पे लिखेगी, ये लिखते हैं हाथ से। लोग कुछ गलती होती है उसको काटते हैं, सही करते हैं, सुधारते हैं चीजों को। आजकल तो हालांकि लैपटॉप पर भी लिखते हैं बुक लिखने वाले, लेकिन हाथ से लिखी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दो मीनिंग होती है बेटा। ये जो अगला वर्ड है मैं तुमको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहने वाले हूँ, ठीक है? आप उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ोगे, ओके, MANU, ठीक है? मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? जो कोई बुक होती है, उस बुक की जो फर्स्ट कॉपी होती है हैंड रिटन, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। हैव अंडरस्टूड? आ गया वर्ड समझ में? तो बेटा जो सबसे पहला होता है ना, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब तुम्हें सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, ये लिखी थी सचिन तेंदुलकर की बुक है, मुझे नहीं मालूम यही वाली बुक है अलग वाली, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माय वे। इनसे ब्लड लिया गया, उस ब्लड से वो लिखी गई है। इनका ब्लड लिया राइटर ने या पब्लिशर ने, उस पब्लिशर ने इनके ब्लड से एक बुक लिखी हुई है जो कि बहुत ही महंगी है मार्केट के अंदर, ठीक है? अब उसको जो खरीदेगा ना, वो एक्चुअल में मैन्युस्क्रिप्ट खरीद रहा है। अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अ बुक और आर्टिकल बिफोर इट इज प्रिंटेड। अब मैं अगर तुम्हें समझाने लग जाऊं ना, द आर्टिकल बिफोर प्रिंटेड, तो तुम हो जाओ कंफ्यूज। मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूं, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अ बुक। और ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बुक कौन सी है? जो राइटर अपने हाथ से लिख रहा होता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो उसको क्या बोलोगे तुम? मैन्युस्क्रिप्ट, ओके। एन ओल्ड डॉक्यूमेंट और बुक रिटन बाय हैंड इन द टाइम्स बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड। इसका एक नया यूज ये है कि एक दौर से पत्तों पर बुक लिखी जाती थी। एक दौर था फिर पन्ने आए, पन्ने में नोटबुक की फॉर्म में नहीं था, उसमें लिखा था। तो जो बहुत ओल्ड बुक होती है उसको भी तुम क्या बोल सकते हो? मैन्युस्क्रिप्ट। और जो किसी चीज की पहली कॉपी होती है किसी बुक की, उसको भी क्या बोल सकते हो तुम? मैन्युस्क्रिप्ट। चलो जी, इट इज टफ, सॉरी, it is thought that the manuscript is the work of a monk and dates from the 20th century। मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट नाम की एक बुक भी है जो ये मान के चल रहे हैं कि एक सेंट ने लिखी थी 20वीं शताब्दी से पहले। इसको छोड़ दो, ये बस सिर्फ इतना समझना है तुमने कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट के दो मीनिंग होते हैं। एक जो बहुत पुरानी बुक होती है उसके लिए, दो जो हैंड रिटन बुक होती है ना पहली राइटर के द्वारा, उसको भी तुम क्या बोलते हो? मैन्युस्क्रिप्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट अंडरस्टैंड। ये मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, ठीक है? अब ये है मनु, और मनु ने लिख डाली स्क्रिप्ट, तो इसको बोलो तुम मैन्युस्क्रिप्ट।
हैव यू अंडरस्टूड? ये मनु और मनु लिखा है पूरी स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट, तो इसको तुम क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड आई थिंक सरमन। सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है। सदगुरु को तो सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते बेशक से आज यूट्यूब पर जाकर देख लें, मतलब ये अपने आप में इक्विवेलेंट ऑफ गॉड ही है, ठीक है, बहुत जानते हैं जिंदगी के बारे में। तो ये क्या है? सरमन। सरमन मीन्स क्या होता है? उपदेश देना। जैसे तुम कह रहे थे मम्मी से, मम्मी ज्यादा उपदेश मत दिया करो, है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बात बात में तुम समझा रही हो, पड़ोस के भाई ने तो ये कर दिया, पड़ोस की बहन ने ये कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उनको बोलते हैं उपदेश। तो चिल्ड्रन डोंट लाइक लिसन टू सरमन। जो बच्चे होते हैं ना, वो उपदेश सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अच्छा, सरमनाइज। सरमनाइज का मतलब करते हैं, जरा समझ लेना। माय ग्रैंडमदर इज ऑल राइट until she starts sermonizing and she is unbearable। अब देखो क्या करा है। अब तुम्हारी दादी है तुम्हारे घर पे, तुम्हारा फ्रेंड आता है, कह रहा है दादी मेरी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा ना बच के रहना। अगर वो एक बार उपदेश देना शुरू कर देती है ना, वो इट मीन्स अगर वो तुम्हें समझाने लगी, अरे बेटा जिंदगी ऐसी है, बेटा भगवान ऐसी है, तो तुम क्या कर जाओगे? शी बिकम्स अनबेरेबल। अनबेरेबल फिर उसके बाद तुम तो सह नहीं पाओगे, फिर उसके बाद उनके पास आप नहीं बैठ पाओगे। देखो बेटा ये इसकी वर्ब है, सरमनाइज, सरमनाइज्ड, सरमनाइज। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो पढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में शुरू हो जाते हैं लेना, तुम्हारे माँ बाप कितना पैसा तुम पर खर्च कर रहे हैं, तुम देखो क्या जिंदगी है तुम्हारी, पशु भी तो ऐसे जी रहे हैं। तुम क्या कहते हो? यार वैसे तो बहुत अच्छा मास्टर है, और जिस मोमेंट पे करना शुरू करता है ना, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता यार बिल्कुल भी, ठीक है। तो सरमनाइज क्या होता? उपदेश देना। देखो सरमन क्या किया था हमने? ओके, प्लीज क्लोज द डोर, नाउ वी हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, सरमन्स क्या होते हैं? सरमन्स होते हैं उपदेश, और सरमनाइज क्या होता है? उपदेश देना। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। ये हमारे टीचर हैं और ये हैं हमारे सर का मन है, ये सर का मन है और ये हमारे सर हैं। तो ये जो सर है ना हमारे, पूरे मन से सरमनाइज करते हैं। हमारे जो सर हैं वो पूरे मन से क्या करते हैं? सरमनाइज करते हैं, मतलब पूरे मन से हमको उपदेश देते हैं। दैट इज कॉल्ड सरमनाइज। बेटा राइट डाउन करते जाना। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। वाओ, ये बहुत ही यूनिक वर्ड है। वैसे तो हमारे पास एक वर्ड है एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट ऑफ ब्यूटी, अगर क्वालिटी और द स्किल इन फूड, आर्ट और म्यूजिक। तुमने कई लोग देखोगे एक चम्मच खाएंगे, बोले वो बात नहीं इसके अंदर। हैव यू अंडरस्टूड? अभी तुम छोटे बच्चे हो, कुछ अपने ऐसे दोस्त भी होते हैं, ठीक है, वो एक लगा था, नहीं यार कड़क चीज नहीं है ये, अरे कुछ समझ नहीं, थोड़ा सोडा डाला भी उसमें। Got it? So that they are called connoisseur. What do we call them? Connoisseur. देखो बेटा ऑर्डिनरी वोकैबुलरी तो तुम बुक्स भी पढ़ लोगे, ठीक है, हमारा काम है तुम्हें कुछ अच्छा पढ़ा देना। अब वाइन कनोसर, अब तुम्हें ऐसा लगेगा, चलो मैं तुम्हें छोटी सी स्टोरी बताऊं क्या? देखो तुम्हें ऐसा लगेगा ना वाइन वगैरह तुम तो क्यों ही बन के आ जाती है, ऐसा नहीं है बेटा। वाइन का क्या होता है? जिसका मटीरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल जो रस होता है ना ऑफ योर ग्रेप्स, ठीक है, अलग अलग चीजों के रस होते हैं, उनको कंटेनर में डाल दिया जाता है, ड्रम जिसको हम बोलते हैं, ड्रम्स वी कॉल देम, पर वो लकड़ी के भी होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में तो आम सी शराब बनती है, बिल्कुल शराब तो वही बनती है रियल में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो 30-30 साल से रखे हुए हैं। अब जितना पुराना वो कंटेनर होगा ना, उतनी ही महंगी शराब होगी। अच्छा, उनको क्या होता है, इसके एक्सपर्ट होते हैं बेटा, और ये एक्सपर्ट का कोर्स होता है। जैसा आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वैसे ही शराब बनाने में और शराब टेस्ट करने के कोर्सेज होते हैं। वही बंदे, वही जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके टेस्ट होने के बाद हम तक पहुंचती है, एंड दे आर कॉल्ड अ वाइन कनोसर, अ वाइन कनोसर। अच्छा, तुम जो शराब का जो एक्सपर्ट है ना, या शराब में क्या एक्सपर्ट होगा, हाँ, तो उसको आप बोलते हो कनोसर। व्हाट डू वी कॉल दैट? कनोसर। अच्छा, कनोसर का काम क्या है? शराब को चेक करना, शराब की क्वालिटी को चेक करना। अब तक तो 2 मिनट पहले तो तुम्हें लग रहा होगा कोई बेवड़ा इंसान है, अपना देख के एकदम से बुझाया कि इसमें दम कम है, एक्चुअल में ये कनोसर है।
ये देख रहा है कि शराब का कलर ठीक है क्या, इसका टेस्ट सही है क्या ये आगे सर्व की जा सकती है। Have you understood? तुम किसी व्यक्ति से नहीं मिलोगे, बट I met a person who was preparing to take admission in the college of Germany to become the expert, to become the connoisseur of wine. वाइन का connoisseur बनने के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। वो कहता था मुझे यही करना है। Have you understood? तो लोगों के अलग अलग क्या हैं, अलग अलग। देखो यहाँ पर देखो, a connoisseur of cigars। आई बात समझ में, सिगार के भी अपने connoisseur होते हैं। अच्छा तो मैं बताता हूँ एक बात और, जो हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं ना, मैट्रिक्स हमारे घर में होते हैं करते, दिन भर हम सोते हैं बैठ के मैट्रिक्स। डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ इसके एक्सपर्ट होते हैं, जो गद्दों पर सोकर कंपनी को बताते हैं कि ये गद्दा बिक सकता है मार्केट में। रिसर्च होती है, ऐसे नहीं लिखा होता वहां पर कि आपकी बैक को कंफर्ट देगा, ये आपके अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है so it is going to be a very beneficial for you। आप कुछ देते, कुछ गद्दों की जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है, एंड दैट इज रिकमेंडेड फॉर द पीपल दोज हु हैव गॉट बैक पेन। ये किसने बता दिया उनको, बताओ? बिकॉज डॉक्टर्स होते हैं बेटा इन चीजों पे एक्सपर्ट करने वाले कि किस तरह के गद्दे जो हैं किस तरह के व्यक्ति के लिए सूटेबल है। दैट्स व्हाई योर पेरेंट्स आल्सो रिकमेंड यू कि स्प्रिंग वाले गद्दे मत लेना बेटा, क्योंकि क्या होगा उसमें तुम ऊपर से धंस जाओगे और जो तुम्हारी बैक है कुछ दिनों के बाद में प्रॉब्लम देने लगेगी। मोटर बाइक कनोसर, कोई बंदे नहीं देख, तुमने ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे सामने से निकले तो यामाहा की भाई, तुम कह रहे हो भाई CBR थी, होता है ऐसा। और CBR तो इसमें डिस्क ब्रेक, दोनों में डिस्क ब्रेक है, दोनों में। आई अंडरस्टूड। अच्छा इसका टायर देखा तुमने, टायर नहीं देखा तुमने, तुम्हें पता क्या कुछ भी नहीं पता, तो ये तो कितना बड़ा टायर है इसका, झूठ बोल रहे कितना टायर है इसका। आई अंडरस्टूड। गाड़ी निकली आगे से, अरे ये जा रही है भाई उसकी रेनॉल्ट की नहीं निकली है, ये सब कुछ बता देंगे तुम्हें, बता देंगे ना। वो होते हैं मोटर बाइक कनोसर, यू कैन से कार कनोसर। हैव यू अंडरस्टूड? आगे बात समझ में नहीं आई, गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट अ फूड कनोसर। भाई तुम्हारे में बोल बेटा टेस्ट करके देख लियो, आज गेस्ट आ रहे हैं घर पे, थोड़ा बेटा शाही पनीर बनाई जाएगा, तो मम्मी मुझे पता नहीं लगता, मुझे तो बस नमक पेस्ट ठीक है, सब चलता है। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो मम्मी से क्या बोल रहे हो, मॉम आई एम नॉट अ फूड कनोसर, मम्मी मैं फूड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा वो जो जजेस आते हैं किसके अंदर, बोलो मास्टर शेफ के अंदर जो जजेस आते हैं अलग अलग, अच्छा उनको तुम क्या कहोगे फिर? शाबाश बच्चे, अब ये सर हमारे कान हैं लेकिन एक्सपर्ट है। माइंड मत करना, तो समझाने के लिए ये हमारे सर काने हैं लेकिन हैं कनोसर। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? काने हैं लेकिन कैसे हैं, कनोसर हैं, एक्सपर्ट हैं। बेटा राइट इट डाउन, ये याद करना इतना आसान नहीं है, इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी मुश्किल है। बेटा राइट इट डाउन एंड राइट द नेमोनिक्स आल्सो, नेमोनिक्स को भी जरा इसको समझना आपने। दिस इज कॉल्ड कनोसर, CONNOISSEUR, कनोसर। चलो, have you written this? Write down the beta mnemonics also. Let's understand. बेटा ये माइंड मत करना, but it is happening. ये होता है, ये दिखता नहीं है पर होता है। तुमने बहुत से लोग देखे होंगे यार एक तरह से गुलामी में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बॉस ने कहा A, हाँ जी A+A, आप ही सही हो, आप ही। वो तो वो वाली मूवी देखी हो, अजी आप तो हो, आप तो देश की होप हो, बोलते हैं ऐसा। मतलब वो एक्चुअल में होते हैं कौन, साइकोफेंट। व्हाट डू वी कॉल दैट? साइकोफेंट। दे आर कॉल्ड चापलूस। व्हाट डू वी कॉल देम इन हिंदी? चापलूस। अब ये देखो, ये इतना है कि भाई जूते भी ना फूंक से साफ कर रहा है। अरे कागज पड़ा है बराबर नहीं दिख रहा है, कागज से साफ नहीं करना, इसको करना है बॉस को खुश। कुछ होते हैं ऐसे, अंडरस्टूड? मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साइकोफेंट क्या होते हैं? प्रेजिंग पीपल इन अथॉरिटी in a way that is not sincere, usually in order to get some advantage from them। आई बात समझ में? मतलब अथॉरिटी के अंदर कुछ लोग जो बैठे होते हैं उनकी वो चापलूसी करते हैं ताकि उनसे कोई फायदा ले सके। Have you understood? They are called psychophant. They are called psychophant. बहुत मूवीज में तुमने देखा होगा, तुम तो नई मूवीज देखते हो, मैं नहीं देखता हूँ नई मूवीज। एक मूवी थी करण अर्जुन, है ना, उसके अंदर वो ठाकुर होता है मेरे हिसाब से, और उसके साथ में उसका सेक्रेटरी है, वो उसका क्या है, वो पूरा कंप्लीट साइकोफेंट। गॉट इट? तो साइकोफेंट क्या होते हैं? साइकोफेंट होते हैं बेटा चापलूस।
चलो कौन देखता है मोटू पतलू? देखा किसी ने? देखा तो होगा, जिंदगी में देखा है। ये है भाई जॉन द डॉन के चमचे, ये दोनों पीछे वाले, नंबर ए, नंबर 1 और नंबर 2, है ना। ये जो कहता है वो यही कहती है, ये बात बात में गलत गलत सी कविता सुनाता है कि वाह बॉस क्या कविता सुनाई है तुमने, अंडरस्टूड। तो बेटा ये क्या है? ये है साइकोफेंसी। व्हाट डू वी कॉल दिस? साइकोफेंसी। साइकोफेंसी मींस क्या होती है? साइकोफेंसी मींस होती है चापलूसी। देखो तो चापलूस था साइकोफेन, अब चापलूसी क्या कहलाती है? साइकोफेंसी। तो तुम क्या कहना चाहोगे? साइकोफेंसी इज नॉट गुड, भाई चापलूसी अच्छी नहीं है। साइकोफेंसी इज नॉट गुड फॉर अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन के लिए साइकोफेंसी ठीक नहीं है। अगर वो चापलूसी में फंस कर रह जाएगा तो देश का भला कभी भी नहीं कर पाएगा। यहाँ देखते हैं, a friend who agrees with everything that you say and do is worse than the foe. Foe means होता है दुश्मन, enemy. Beware the sycophant. पता क्या कह रहा है? बहुत बड़ी बात लिखी है, समझे सबको। A friend who agrees with everything that you say or do. ऐसा तो तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम कहते हो हाँ भाई सही है, अच्छा ऐसा कोई दोस्त तुम्हारा जो ये कहता है हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, तो समझ जाना एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है वो तुम्हारा भाई दुश्मन है। दुश्मन, उससे तो तुम्हारा दुश्मन भी अच्छा, वो तुमसे ये तो कहता है तू तो अच्छा ही लग रहा है इन कपड़ों में, बन रहा है हीरो, तो तुम्हें ये तो पता लग गया these clothes are not good for me। अगर वो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े नहीं है तो तुम्हें पता लग गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त कह रहा है, तुम दोस्त कह रहा है इसमें पत्थर फेंक दूं, हाँ फेंक दे, जो तू कहेगा ठीक है, तो तुम्हारा दुश्मन से भी बेकार है बेटा, ठीक है। बिवेयर ऑफ साइकोफेंट, भाई चापलूसों से सावधान रहो। लिखा तुम्हें बिवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कि डॉग से सावधान नहीं, तो बिवेयर ऑफ साइकोफेंट्स मतलब चापलूसों से भी सावधान नहीं। ओके जी, लेट्स अंडरस्टैंड आई थिंक टुडेज प्रेजेंटेशन। लेट्स चलो यहाँ पर देखते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लैस्ट्रोफोबिया? द मीनिंग ऑफ द क्लैस्ट्रोफोबिया, देखो बेटा अगर तुम्हें मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ इसको, देखो क्लस्टर मींस होता है इकट्ठा हो गया, क्लस्टर्स ना, क्लस्टर्स होते हैं ना छोटे छोटे झुग्गी झोंपड़ी में, क्लस्टर्स भी होते हैं। आप बेटा देख पा रही हैं? देखो बेटा फोबिया होता है डर, तुमने सुना होगा फोबिया डर, और क्लस्टर मींस क्या इकट्ठा। तो जब चीजें इकट्ठी इकट्ठी सी ना होना और उनसे तुम्हें डर लगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनसे कहें मेला देखने चलो, मैं नहीं जाने वाला भाई बहुत भीड़ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक छोटा पॉइंट समझा रहा हूं। जो बंदे नेवी में लगते हैं उनका एक क्लैस्ट्रोफोबिया का टेस्ट होता है। अच्छा क्यों होता है सर वो क्लैस्ट्रोफोबिया का टेस्ट? क्योंकि जब पनडुब्बी में आपकी ड्यूटी आती है ना, तो उसमें से आप ऐसे निकल नहीं सकते, उसमें तुम्हें क्या है कि बड़ी मुश्किल से तुम उससे पास होते हो। सोने के लिए उसमें बहुत छोटी जगह होती है, ऊपर भी मशीनें लगी हैं, नीचे भी मशीनें लगी हैं, मतलब उसमें ना सिर्फ इतना लिमिटेड स्पेस होता है कि आप बस सांसें ले पा रहे होते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर किसी को क्लैस्ट्रोफोबिया है, अगर कोई क्लैस्ट्रोफोबिक है, so he will not be recruited in navy, especially for the submarines। सबमरीन्स के उसको नौकरी लगाएंगे। तूने सुना होगा आर्मी में बहुत ज्यादा लंबी हाइट लेते हैं, लेकिन नेवी में छोटी हाइट लेते हैं। कारण पता है? द रीजन बोलो। क्योंकि भाई सबमरीन्स के अंदर ड्यूटी लगती है, 6 फुट का आदमी कहाँ से आएगा उसमें? ऐसा नहीं कि लग नहीं सकता, वो लग सकता है, लेकिन ये छोटी हाइट के जो लोग होते हैं उनकी ड्यूटी सबमरीन्स के अंदर ज्यादा लगाते हैं, बिकॉज दे कैन एकोमोडेट इजीली, वो बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं उसमें एकोमोडेट करते हैं। बट देखो वर्ड्स को तुम्हें समझना पड़ेगा तभी यूज कर पाओगे। क्लैस्ट्रोफोबिया, आई हैव क्लैस्ट्रोफोबिया, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है मैं घबरा जाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी करने लगता हूँ काम, तो ये क्लैस्ट्रोफोबिया, ठीक है। अगर किसी बंदे को है तो उसको बोलेंगे ही इज क्लैस्ट्रोफोबिक, ही इज क्लैस्ट्रोफोबिक। आर यू क्लैस्ट्रोफोबिक? नो आई एम नॉट क्लैस्ट्रोफोबिक, मुझे तो बुरा लगता है भीड़ में, बढ़िया कहीं भी जाता हूँ, मैं तो मेले भी घूमता हूँ सारा टाइम। ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ प्लेस व्हिच इज small and closed and makes you feel uncomfortable when you in it। अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज करना चाहते हो ना इसका, तो इसका ऐसे भी यूज कर सकते हो। एक छोटा कमरा है, उस छोटे कमरे के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, इस तरह भी तुम इसको यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में, द क्लैस्ट्रोफोबिक रूम, क्या समझ में? संकर ना भाई बस खड़े हो पाते हैं उसमें,
हैव यू अंडरस्टूड? छोटे छोटे वॉशरूम बना दे घर में, स्पेस नहीं बचता, आप वो नहीं बना दे। आगे बात समझ में? मतलब क्या इतना कौन ऊपर जाएगा, भी बनाने नहीं चाहिए। तो वो हो गया तो क्लैस्ट्रोफोबिक वॉशरूम, बहुत छोटा सा संकरा सा, ठीक है। माय रूम्स आर अ बिट, माय रूम्स आर अ बिट क्लैस्ट्रोफोबिक। यार मेरे रूम में थोड़े छोटे से रूम्स हैं, थोड़े ज्यादा ही छोटे रूम हैं। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम द क्लैस्ट्रोफोबिया, एक व्यक्ति जो क्लैस्ट्रोफोबिया से, आगे बात समझ में? देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये वाली इमेज देखो जरा ढंग से, तुम्हें खुद लगेगा, तुम्हें जरा गौर से देखना है। देखो जरा गौर से, दिख रहा है कुछ? तुम्हें खुद महसूस हो रहा होगा ये तो कुछ गड्ढा सा है, एक्चुअली रूम है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसमें अगर तुम चले जाओगे ना तो तुम फील करोगे क्लैस्ट्रोफोबिक, व्हाट विल यू फील? क्लैस्ट्रोफोबिक। नीचे का रूम देखो भाई, एक रूम में कितना सारा सामान भरा हुआ है इसके अंदर, तो क्या बोल सकते हो? दिस रूम हैज बिकम अ लिटिल क्लैस्ट्रोफोबिक, ये जो रूम है थोड़ा सा क्लैस्ट्रोफोबिक बन गया है। यहाँ पर ओवन रखा है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, यहाँ पर वार्डरोब है, यहाँ बेड रखा हुआ है, चेयर रखी है, सारा भरा हुआ है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से तुम इसका यूज कर सकते हो। ये देखो सबमरीन्स ऐसी होती है, तुम्हें लगता है? मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं तो पेट भी बहुत है ना, तो मेरे लिए तो यहाँ पर सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इस टाइम मतलब यहाँ पे सोए हुए हैं लोग, देखो। और ऐसा नहीं होता कि तुम कल गए थे सबमरीन में और आज वापस आ गए, 6 महीने के लिए जाते हो बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पर देखो 1 2 3 सो गए, ठीक। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। ये देखो, ये जापान के अंदर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कैप्सूल होटल्स। ओके, अच्छा ये कैप्सूल बने होते हैं, ये एक रूम है, अपना दिन भर काम करो, घर भर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आओ और अपने कैप्सूल होटल के अंदर सो जाओ। एक बंदा सो सकता है जो क्लैस्ट्रोफोबिक होगा, नहीं सो पाएगा। लेकिन ये इट इज द रियलिटी इन जापान, जापान के अंदर रियलिटी, होटल्स के अंदर होता है ऐसा। गॉट इट? नेक्स्ट है बेटा क्लैस्ट्रोफोबिक। अब देखो ये क्लास में है और इसे सर का फोबिया, ये क्लास में बैठते हो, सर का फोबिया है, सर का डर है इसको, तो ये क्लैस्ट्रोफोबिक। व्हाट डू वी कॉल दिस? क्लैस्ट्रोफोबिक। नेक्स्ट अंडरस्टैंड, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटेगोनिस्टिक। एंटेगोनिस्टिक, समवन हु डज नॉट नो और बिलीव्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो वेदर अ गॉड एग्जिस्ट। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा, एंटेगोनिस्ट वो होता है जो ये नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है, वो कंफ्यूजन में है, वो ना कंफ्यूजन में है कि भगवान है भी या नहीं भी है। स्वीकारने ना स्वीकारने वाली बात नहीं है। ध्यान से पढ़ लो। समवन हु डज नॉट नो और बिलीव्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो वेदर अ गॉड एग्जिस्ट्स। सिंपली वर्ड्स में समझा रहा हूं, बिल्कुल साधारण शब्दों में। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में कंफ्यूज हो। अगर मैं लेमैन की बात करूं तो कुछ ऐसा समझो नास्तिक, मतलब कि जो भगवान में विश्वास